पाकिस्तान के अंदर। फोर्थ, इसकी खोज किसने की? कोई बताएगा मुझे? गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। 1931 से 1935। ये 5 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके 1931 से 35, ये दोनों व्यक्ति जुड़े हुए हैं किससे? चहूंदड़ो से। चहूंदड़ो के अपोजिट साइड में कौन सी है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वो आपको कहाँ मिलेगी? राइट साइड में। ये आपको कहाँ मिलेगी? लेफ्ट साइड के अंदर। समझ में आ गया? तो आमने सामने है। बीच में कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। अब इसकी विशेषता क्या है? तो एक तो आपको ये याद रखनी है कि ये जो स्थल है कौन सा, हाँ, इसी क्षेत्र में एक संस्कृति आती है। झुकर झाकर संस्कृति का क्षेत्र इसी सभ्यता का जो स्थल है इसी के अंतर्गत आ जाता है। मैंने आपको बताया था झुकर झाकर संस्कृति का संबंध किससे है? ताम्रपाषाण से। किससे? ताम्रपाषाण बताया था मैंने आपको। ताम्रपाषाण काल की विशेषताओं में सबसे पहले 2 थी, एक सौंथी और एक झुकर झाकर। तो झुकर झाकर संस्कृति किसके अंदर में आती है? चहूंदड़ो के अंदर में। दूसरा, चहूंदड़ो की जब भी कोई बात करे तो एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, फर्स्ट फैक्ट्री या प्रथम कारखाना। प्रथम कारखाना अगर आपको कहीं पर भी मिलेगा तो वो कहां मिलेगा? तो एक तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया माना जा सकता है। किसको देखकर? चहूंदड़ो को देखकर। ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट फैक्ट्री आपसे पूछे, फर्स्ट उद्योग आपसे पूछे, फर्स्ट कारखाना कहां पर लगाया गया? तो कहां पर लगाया गया? चहूंदड़ो में। ठीक है। दूसरा, जब फर्स्ट कारखाना लगाया गया तो लगाया किस चीज का गया? मणके या मोती बनाने का कारखाना। मणके या मोती, जो एक इस जो पत्थर होता है ना, पत्थर को विशेष आकृति में ढाल दिया जाए, उसकी पॉलिशिंग कर दी जाए, विशेष प्रकार का जो कीमती पत्थर होता है उस पत्थर को ही नाम दिया जाता है मणका। मणका और पत्थर में अंतर नहीं है। अंतर यह है कि पत्थर रफ है, पड़ा हुआ है, जबकि उसको तराश करके उसको अंगूठी में किसी नग में डाल दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मणका बन जाता है। एक तरीके से कीमती पत्थर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो उसको हम मोती भी बोल सकते हैं और उसको हम मणका भी बोल सकते हैं। समझ गया? तो मणके बनाने का कारखाना यहां पर स्थापित किया गया था। इसका मतलब पत्थरों को तराशने का काम। किसका? जैसे आपको अभी आपको मिलेगा जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जयपुर चर्चित है। वो क्या है? वो वही है। सूरत कौन सा? हीरे के लिए। किसके लिए? हीरे के लिए, बेशकीमती पत्थरों के लिए। आज भी विश्व के अंदर कोई भी हीरा होगा, विश्व के अंदर कहीं पर भी कोई हीरा है तो ध्यान रखिएगा वो भारत के कारीगरों के हाथ से निकलेगा ही निकलेगा। यानी कि वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में चक्कर लगाएगा तो उसमें एक चैन भारत की भी होगी। भारत के कारीगरों के हाथ से कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई योगदान अवश्य होगा। ये हमारी शुरुआत से आज तक क्या रही? पहचान रही है, बेशकीमती पत्थरों को लेकर, मोती को लेकर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी, अब तक हमने पढ़ा था कि प्रत्येक नगर कितने भागों में है? 2 भागों में। समझ में आ गया? और जो ये वाला भाग है इसकी क्या कर देगी? फेंसिंग। लेकिन ये अपवाद है, यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई फेंसिंग नहीं मिली। तो तीसरा फैक्ट इसमें लिखिए, किसी भी प्रकार की किलेबंदी नहीं थी।
किसी भी प्रकार की किलेबंदी नहीं थी, यानी कि फेंसिंग नहीं करी गई थी, चाहे पूर्वी नगर और चाहे पश्चिमी नगर हो, उसकी किसी भी प्रकार की कोई फेंसिंग नहीं थी। और जब मैंने फिर कहा है, जब कोई चीज अलग होती है, अपवाद होता है, और जब अपवाद होता है तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में अपवाद के आने की सबसे ज्यादा हमेशा संभावना है। तो आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से किसी भी दुर्ग की या दुर्गीकृत होने की कोई जानकारी नहीं मिलती, तो वो कहां से है? एक शॉर्टकट में और ध्यान रखिएगा, जैसे अपने ने फैक्ट्री पढ़ा है, तो आप चौंदड़ों को एक तरीके से बोल सकते हो ब्यूटी पार्लर। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का ब्यूटी पार्लर कहा जाता है किसको? चौंदड़ों को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसके ब्रैकेट में लिख लो आप, लिपस्टिक, सिंदूर, चिमटी, कंघा, दर्पण, ये सब चीजें आपको मिलेगी कहां पर? चौंदड़ों में। समझ में आ गया? यानी कि आपसे इनडायरेक्ट रूप से पूछे महिला प्रसाधन के साधन, महिला प्रसाधन के साधन सर्वाधिक कहां से मिले, या इस महिला प्रसाधन साधन के हिसाब से किसको जाना जाता है या कौन चर्चित है? चौंदड़ो चर्चित है। समझ में आ गई बात? पहली फैक्ट्री हो गई, ब्यूटी पार्लर की कोई भी जानकारी आपको मिले। अब ब्यूटी पार्लर में चाहे अमिताभ बच्चन जाए और चाहे सामान्य आदमी जाए, तो फेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, वो सभी के लिए समान है। इस तरीके से याद करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। तो पहली फैक्ट्री है, दूसरी है। इसके अलावा यहां से और क्या मिला है? जो आप मेजरमेंट करते हो, माप और तोल, माप और तोल की जानकारी यहां से देखने को मिली है। माप और तोल के साधन, यानी कि एक तरीके से क्या मिला है? स्केल मिला है, और साथ में क्या मिले हैं? बाट मिले हैं। स्केल और बाट, मापने का और तोलने का क्या मिला है? साधन यहां से देखने को मिला है। इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, स्केल और बाट। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसी ईंट मिली है, एक ईंट मिली है जिसके ऊपर एक कुत्ते के पैर का चिन्ह बना हुआ है। किसका? और ये बताया जा रहा है कि उस पर दो चिन्ह थे, और कहते थे कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए, कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए फुटप्रिंट, फुटप्रिंट मिले हैं। किस पर? एक ईंट पर, एक ब्रिक्स पर। तो हो सकता है ये ईंट उस समय बनी बनी हो, गीली हो, तो उसके ऊपर कोई भी निशान पड़ गया। अब ये कहानी इन्होंने कैसे मेजर करी, ये मेरी समझ से परे है, लेकिन जैसा है इतिहास वैसा ही है, तो लिख लीजिएगा। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, फुटप्रिंट, या इनडायरेक्ट रूप से बिल्कुल ही शॉर्टकट लिखना हो तो लिख सकते हो डॉग के फुटप्रिंट, क्योंकि वो इस तरीके से तो पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा फुटप्रिंट की जानकारी यहां से मिलती है। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं मिली ना, फेंसिंग नहीं थी दोनों नगरों में, पूर्वी और पश्चिम। मैंने कहा हर नगर कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में बटा हुआ था। तो मैंने कहा हर नगर की खासियत यह थी कि इसके पश्चिमी नगर को फेंसिंग किया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो दोनों नगर मिले हैं उसको कोई भी फेंसिंग नहीं की। इसका मतलब ये हो सकता है ये केवल एक इंडस्ट्रियल एरिया रहा होगा। समझ में आ गया? और यहां पर हर कोई व्यक्ति आ सकता
होगा। समझ में आ गया? और जब हर कोई आ जाएगा तो किसी फेंसिंग की जरूरत नहीं होगी। फेंसिंग की जरूरत वहीं पड़ेगी जहां पर आपको कुछ वीआईपी लोग देखने को मिलेंगे। जैसे बाजार है, अब बाजार के अंदर तो सभी लोग जाएंगे, तो बाजार में ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस बाजार के अंदर केवल अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान ही जाएगा, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये माना जाए कि ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया रहा होगा, मार्केट का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, और इसीलिए यहां पर किसी भी प्रकार की कोई फेंसिंग नहीं होगी। कहां खोआ हुआ है? पता नहीं उधर किसको देख रहा, मुझे बता मुझे। ध्यान रखा करो, पढ़ लो बेटा। ये जो जीवन है ना, बड़ा खतरनाक जीवन है। अभी जो तुम चल रहे हो वो तलवार की धार पर चल रहे हो। किस पर? हाँ, एक हमारे ये गुरुजी भी हैं। हाँ, ये तो थोड़ा सा ध्यान रखो, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। चीजें इस मैं फिर आपको बता रहा हूं, चीजें यहीं पर ही याद हो जाएं, घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। बात कर रहे हैं किसको लेकर? चहूदड़ो को लेकर। पहली चीज तो ध्यान रखना, जहां पर मोहनजोदड़ो थी उसी लोकेशन पर कौन है? चहूदड़ो है। सिर्फ फर्क क्या है कि वो राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, इतना ही अंतर आपको पता करना। उसके अलावा दो व्यक्ति ध्यान रखने, गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मेके। यहां से चहूदड़ो से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से हुआ। उसका कारण है कि आपको यहां पर फर्स्ट कारखाना मिलेगा। मार्शल और मेके ने ये बात जानकारी दी है कि एक तरीके से ये पर क्या है, फर्स्ट फैक्ट्री मानी जा सकती है। किसका कारखाना बनाया गया? मणके मोती का कारखाना यहां पर बनाया गया था। दूसरा, मैंने कहा यहां पर किसी भी प्रकार की फेंसिंग नहीं थी। तीसरा, ब्यूटी पार्लर था। समझ में आ गई बात? उसके अलावा महिलाओं के जितने भी प्रसाधन थे उन सब के साधन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज और मिलती है जिसको कहा जाता है एक स्पेशल प्रकार की ईंटें, जिनका नाम दिया गया वर्काकार ईंटें। कौन सी? ये वर्काकार ईंटें इस तरह गोलाई में होती थी। कैसी? गोलाई में। जैसे आप कुआं नहीं बनाते, कुआं, जब कुआं बनाओगे तो वो गोल बनेगा और उसके अंदर जो ईंटें लगाई जाएंगी उनकी एक अलग शेप होगी जिससे उसको आसानी से गोल बनाया जा सके। तो वर्काकार ईंटें यहां से मिली है। एक फैक्ट ये लिख लीजिए आप, बस। इसके अलावा कुछ भी आपको चौदड़ों से याद करने की जरूरत नहीं है, मुख्य रूप से ये याद रखिएगा। नटराज मूर्ति एक अलग है, नटराज यहां पर नहीं मिलेगी है। नटराज का संबंध चोल वंश से है। किससे? दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी डायनेस्टी है। नटराज न चित्र कोई हो सकता है, मूर्ति नहीं मिली है नटराज की कहीं पर भी। एक्चुअली में क्या है कि नटराज का मतलब क्या है? शिव। कौन सा? शिव। शिव को डांस करते हुए, तांडव करते हुए। नटराज का मतलब क्या है? शिव का तांडव करते हुए एक मूर्ति है जो आइकन है एक, जिसको आज की तारीख में आप भारत के अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? उस ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर जो सिंबॉलिक दी जाती है वो नटराज की मूर्ति ही दी जाती है। मुख्य रूप से नटराज की जो पहचान है चोल डायनेस्टी से, चोला से। किससे? चोला से। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हड़प्पा से नहीं है, नटराज नहीं है। मैंने आपको कहा था कि एक प्रारंभिक शिव की जानकारी। एक्चुअली में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मंदिर नहीं मिला, कोई मंदिर नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं मंदिर के कोई अवशेष नहीं थे। लेकिन यह जरूर था कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति की, पेड़ की, पौधे की, इस तरह की सबकी पूजा किया करते थे। जबकि यहां पर यह भी है कि ये ताबीज भी बांधते थे, तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास की भी इनकी जानकारी मिलती है। लेकिन ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पता लगी कि जहां पर कोई मूर्ति स्थापित की गई हो और उसकी पूजा की जाती हो, क्योंकि मूर्ति स्थापित होगी तो एक तरीके से क्या हो गया? मंदिर हो गया। हाँ, कुछ लोग इनके लिए पूजनीय थे। वो जानवर हो सकता है, वो पेड़ हो सकता है, समझ में आ गया? वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस स्पेसिफाई कहीं पर आपको ऐसा लगेगा किसी मंदिर की कोई पूजा
का प्रमाण आपसे पूछे कि मंदिर की कोई जानकारी मिली है तो बिल्कुल भी नहीं मिली। जिस आद्य शिव को हम मान रहे हैं उसको भी आद्य शिव की जानकारी मार्शल बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मार्शल बता रहा है। इसलिए मैं आपको कल ये पिक्चर, आज नहीं आज पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट करा दूं तो कल केवल और केवल आपको पिक्चर ही दिखाऊंगा जो इस सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी चीजें मिली हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये टॉपिक आपका पूरा करवा लिया जाए, तो कल आपको पिक्चर दिखाएं। ध्यान रखिए, मंदिर स्पेशल क्रॉस आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर को जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं जानते। तो उसका कोई प्रमाण आपको सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला। ठीक है, आगे लिखें, नेक्स्ट अगला लिखें टॉपिक इसमें। एक और लिख लीजिए, पाकिस्तान की कोट दीजिए। कौन सी? कोट दीजिए। ठीक है, ये स्थल भी कहां पर है? पाकिस्तान में। पहले तो ये याद रखें। दूसरा, कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। तीसरा, कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और फोर्थ, जहां पर चौंदड़ो थी, तो यानी कि बाएं तट पर। किस पर? बाएं तट पर। हाँ, इसकी खोज का श्रेय फजल अहमद और घुरिये को जाता है। 1953। ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कोट दीजी से ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए, सिर्फ ये जरूर पूछा गया है कोट दीजी कहाँ स्थित है, भारत में या पाकिस्तान के अंदर। तो ध्यान रखना कहां पर स्थित है, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। अब इसमें से मिला क्या है, तो यहां से बहुत, हाँ, फजल अहमद और घुरिये। अब यहां से मिला क्या है, तो एक तो ध्यान रखिए कि यहां से बड़े बड़े स्तंभ मिले हैं, पोल मिले हैं, और पोल के ऊपर डिजाइन किया गया है। क्या किया गया? डिजाइनदार पोल मिले हुए, यानी कि अलंकृत पोल को हिंदी में क्या कहेंगे? स्तंभ। अलंकृत स्तंभ मिले हैं यहां से, पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, पत्थर के बाण मिले हैं। पत्थर के बाण मिले हैं, तीर कमान जो होते हैं वो पत्थर के बाण का प्रयोग किया गया है। तीसरा, मृद भांड मिले हैं, और जिन पर जानवरों के चित्र अंकित, जानवर के चित्र। मिट्टी के बर्तन, ग्रेवेयर, ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर कह सकते हैं उनको, चित्रित मृद भांड मिले हैं जिन पर जानवरों के चित्र अंकित है। मुख्य रूप से मत्स्य यानी कि मछली और मोर, मछली और मोर का चित्र इस पर अंकित आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मत्स्य का मतलब मछली, मत्स्य होता है ना, मछली, फिश। हाँ, एक होता है जिसको कहते हो मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय यानी कि फिश जस्टिस। क्या होता है फिश जस्टिस, किसको कहते हैं? मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है? मत्स्य न्याय का मतलब जिस तरीके से मछली होती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वही मत्स्य न्याय है। बड़ी चीज हमेशा छोटी चीज को खा जाती है, उसी को बताया जाता है क्या? मत्स्य न्याय। प्रकृति का ये नियम है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। आगे चलकर वेदों में पढ़ोगे आप, एक नियम कहलाता है जिस नियम को कहते हो रित का नियम। किसका? रित का नियम। एक सार्वभौमिक रूल्स, ऐसा रूल जिस पर पूरी की पूरी दुनिया, जिससे
चल रही है, समझ में आ गया, उसको रित का नियम कहा जाता है। तो कोट दीजिए से इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये मुख्य स्थल